अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज का ये जो क्लास कराने जा रहा हूं, ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिन्होंने अपना उर्दू ज़बान जो उर्दू सब्जेक्ट कोर्स ए के लिए जो चुना है, उनके लिए ख़ासकर कारआमद साबित होने वाली ये वीडियो है। तो आज का वीडियो जो मैंने बनाया है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ निसाब से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन है। यानी कि जो आपके सिलेबस में दिया गया जो चैप्टर है, जो असबाक़ हैं, उन्हीं से जुड़े हुए सवालात इसमें मौजूद हैं। उन बच्चों के लिए ख़ासकर कारआमद है, जिनकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है, वो इस वीडियो को देखकर बहुत हद तक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज का ये फर्स्ट सीरीज़ है, इंशाअल्लाह कल मैं दूसरा सीरीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बस इस शेर से हम आज इस क्लास का आगाज़ करते हैं कि न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। क्योंकि जब हम सभी मंजिल की अगर तलाश करना चाहेंगे, मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब अपन कदम बढ़ाएंगे, यानी कदम बढ़ाने से मतलब है कि कोशिश करना, मेहनत करना। जब हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि तकदीर का शिकवा करने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं हमारे नसीब में तो नाकामी ही थी, ऐसा कुछ नहीं है। खुदा मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाय नहीं फरमाता है। खुदा खुद फरमाता है कि मैं मेहनत करने वाले को कभी ना उम्मीद नहीं छोड़ता हूँ। तो चलिए आज हम इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपके सामने है अफसाना। सवाल नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है, अफसाना से रिलेटेड सवाल आप इसमें हैं, उनको आप सभी हल करेंगे। पूरा आपके सामने है, बिल्कुल ही मैंने किताबें खोल कर रख दिया है। बस आपको एक के बाद एक सवालों को देखना है, उसमें जवाबात भी हैं, उसको भी आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 1 कह रहे हैं कि अफसाना का आगाज़ किस सदी में हुआ? तो आप जवाब है 20वीं सदी में हुआ। अफसाने का आगाज़ कब हुआ? तो 20वीं सदी ईस्वी में हुआ। चलिए सवाल नंबर 2 है कि अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना किसे कहते हैं? तो उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। अगला क्वेश्चन है, अफसाना किस अदब की देन है? यानी हमारे यहाँ जो अफसाना आया, उर्दू अफसाना जो उरूज पाई, वो किसके ज़रिए आई? तो ये मगरिबी अदब की देन है। मगरिबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया अफसाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला अफसाना किसे तस्लीम किया जाता है? उर्दू का पहला अफसाना किसे तस्लीम किया जाता है? तो उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है। किसे तस्लीम किया जाता है? नसीर और खदीजा को। चलिए सवाल नंबर 5 कह रहे हैं, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी में हुआ। इसको याद रखेंगे आप, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उर्दू के चंद अहम अफसाना निगारों के नाम बताइए। उर्दू के चंद अहम अफसाना निगारों के नाम बताना है। तो जवाब में आप देख पा रहे हैं, प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, इस्मत चुगताई, राजिंदर सिंह बेदी, कृष्णचंद, है नहीं, राजिंदर सिंह बेदी, कृष्णचंद, गुलाम अब्बास और कुर्रतुल ऐन हैदर। ये सभी उर्दू के अहम अफसाना निगारों के नाम हैं। चलिए सवाल नंबर 7, राजिंदर सिंह बेदी कब पैदा हुए? राजिंदर सिंह बेदी 1915 ईस्वी को पैदा हुए। अगला क्वेश्चन है, राजिंदर सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? तो तहसील डिस्का, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तहसील डिस्का, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। सवाल नंबर 9, राजिंदर सिंह बेदी किस किस ज़बान में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे? तो राजिंदर सिंह बेदी अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी ज़बानों में कहानियाँ और नज़में लिखने लगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 10 कह रहे हैं, राजिंदर सिंह बेदी कब से कहानियाँ और नज़में लिखने लगे? राजिंदर सिंह बेदी कब से कहानियाँ और नज़में लिखने लगे? तो जवाब है 1932 ईस्वी से। तालिबे इल्मी के ज़माने से ही इन्होंने क्या कहानियाँ और नज़में लिखना शुरू कर दिया।
सवाल नंबर 11 है, इन्होंने डाक खाने की मुलाजमत से कब इस्तीफ़ा दिया? यानी राजेंद्र सिंह बेदी डाक खाने की मुलाजमत से कब इस्तीफ़ा दिया? तो जवाब है 1943 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 12 कह रहे हैं, इसके बाद इन्होंने कौन सी मुलाजमत इख्तियार की? यानी डाक खाने की मुलाजमत जब इन्होंने छोड़ा उसको यानी छोड़कर रिज़ाइन दे दिया, उसके बाद कौन सी मुलाजमत यानी कौन सी नौकरी किया? तो जवाब है ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। सवाल नंबर 13 है, जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर कब बनाए गए? तो जवाब है उसका 1948 ईस्वी को। ठीक है, एक के बाद एक क्वेश्चन आ रहा है और ये सवालात और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही कारआमद है, याद रखेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए कितने हैं? तो जवाब, इनके अफसानों के 6 मजमूए हैं। इनके अफसानों के कितने मजमूए हैं? 6 मजमूए हैं। सवाल नंबर 15, राजेंद्र सिंह बेदी के 3 अफसानवी मजमूए के नाम बताइए। किसी 3 अफसानवी मजमूए के नाम बताना है। तो दाना बादाम, कोख जली और गरहन, ये इनके अफसानवी मजमूए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 16 कह रहे, अफसाना अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, ये किसका है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अफसाना हाथ हमारे कलम हुए कब शाये हुआ? हाथ हमारे कलम हुए कब शाये हुआ? तो 1974 ईस्वी में हुआ। और हाथ हमारे कलम हुए, ये भी राजेंद्र सिंह बेदी का ही अफसाना है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 18, अफसाना मुक्ति बोध के मुसन्निफ कौन है? मुक्ति बोध के मुसन्निफ कौन है? तो ये कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए अगला क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह बेदी के ड्रामों के मजमूए का नाम बताइए। ड्रामों के मजमूए का, यानी कि ड्रामा जो है, उन्होंने जो ड्रामा लिखा उनका मजमूआ बताना है। तो बेजान चीज़ें और 7 खेल, ये ड्रामों के मजमूए हैं। ये अफसानों के मजमूए नहीं बल्कि ड्रामों के मजमूए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20, ड्रामा बेजान चीज़ें कब शाये हुआ? बेजान चीज़ें कब शाये हुआ? तो 1943 ईस्वी को शाये हुआ। कब हुआ? 1943 ईस्वी को शाये हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे, एक चादर मैली सी किसकी तसनीफ़ है? एक चादर मैली सी किसकी तसनीफ़ है? तो ये तसनीफ़ है राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल्ट है। ये राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एक चादर मैली सी कब शाये हुआ? एक चादर मैली सी कब शाये हुआ? तो 1962 ईस्वी को शाये हुआ। 1962 ईस्वी को शाये हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र सिंह बेदी के चंद फिल्मों के नाम बताना है, क्योंकि राजेंद्र सिंह बेदी ने फिल्म वगैरह में भी इन्होंने काम किया। तो उनके फिल्म के नाम है, दस्तक है, मिर्ज़ा गालिब है, देवदास, मधुमती और अनुराधा, ये सभी इनके फिल्मों के नाम हुए हैं। तो ये, और अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 24 कह रहे, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब है 1984 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1984 ईस्वी में हुआ। आपके निसाब में शामिल अफसाना भोला के मुसन्निफ कौन है? यानी अफसाना भोला जो है उसके मुसन्निफ कौन है? तो कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अफसाना भोला का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार कौन है या मरकजी किरदार क्या है? तो इसका मरकजी किरदार भोला नाम का एक छोटा बच्चा है जो 9-10 साल का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 27 कह रहे, भोला की माँ का नाम क्या था? भोला की माँ का नाम क्या था? तो माया था। क्या नाम था? माया। चलिए, भोला किस चीज़ का शौकीन था? तो कहानी सुनने का शौकीन था। चलिए अगला क्वेश्चन, अपने अजीज़ों के आने पर माया क्या करती थी? अपने अजीज़ों के आने पर माया क्या करती थी? तो दूध से मक्खन निकाला करती थी। दूध से मक्खन निकाला करती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि भोला को कौन कहानी सुनाया करते थे? भोला को कौन कहानी सुनाया करते थे? तो उनके दादाजी कहानी सुनाया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन के अफसाना भोला में एक किताब का किरदार सामने आया है, उसका नाम क्या है? यानी भोला जो अफसाना है उसके अंदर में एक किताब का किरदार आया है, एक किताब का नाम आया, उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम गीता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रास्ता कौन भूल गया था? रास्ता कौन भूल गया था? तो भोला के मामू भूल गए थे। भोला के मामू रास्ता भूल गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि माया अपने संदूक की चाबी कहाँ फेंक दी थी? माया ने अपने संदूक की चाबी कहाँ फेंक दी थी? तो एक जौहर। देखिए अब ये जौहर और जौहर में फ़र्क देखिए, एक होता है जौहर, छोटी रा से जौहर, तो ये जौहर का मतलब होता है एक मोती, और एक होता है
नायाब पत्थर यानी जौहर नायाब, और एक होता है जौहड़ बड़ी रा से जौहड़, इसका मतलब होता है तालाब, याद रखेंगे। तो कह रहे हैं कि एक जौहड़ यानी तालाब में फेंक दी थी। आपने जौहर और जौहड़ में फ़र्क आपने समझ लिया होगा कि जौहर एक नायाब पत्थर को कहते हैं और जौहड़ एक तालाब को कहते हैं, और जौहर एक नायाब पत्थर को कहते हैं। अगर छोटी रा से जौहर है तो वो नायाब पत्थर के लिए आएगा, और बड़ी रा से अगर जौहड़ है तो वो तालाब के लिए आएगा। चलिए, ये भी समझने की बातें हैं। सवाल नंबर 34 है कि भोला के मामू जिस दिन आए थे उस दिन कौन सा त्यौहार था? यानी भोला के मामू जिस दिन उनके घर आए थे उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो उस दिन रक्षाबंधन था। उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो रक्षाबंधन था। चलिए अगला क्वेश्चन, भोला के दादाजी ने कहानी कब सुनाई? भोला के दादाजी ने भोला को कहानी कब सुनाई? तो दोपहर के वक्त सुनाई थी, ठीक है ना, दोपहर को। चलिए, अब अल्ताफ़ हुसैन, अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन हाली से रिलेटेड सवालात हैं। कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए? तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में, कहाँ? पानीपत में 1837 ईस्वी को पैदा हुए। पानीपत में कब पैदा हुए? 1837 ईस्वी में पैदा हुए। अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने किन से तालीम हासिल की? इन्होंने किन से तालीम हासिल की? तो इन्होंने नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता और मिर्ज़ा गालिब से तालीम हासिल की। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता और मिर्ज़ा गालिब से तालीम हासिल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 3 है इस चैप्टर का कि शेफ्ता और गालिब के इंतकाल के बाद हाली कहाँ चले गए? शेफ्ता और गालिब के इंतकाल के बाद हाली कहाँ चले गए? तो हाली लाहौर चले गए। हाली कहाँ चले गए? लाहौर चले गए। चलिए फटाफट देखते जाएं। सवाल नंबर 4 है कि उर्दू में जदीद नज़्म की बुनियाद किसने डाली? उर्दू में जदीद नज़्म की बुनियाद, जदीद नज़्म बोलते हैं नए नज़्म की बुनियाद किसने डाली? तो उर्दू में जदीद नज़्म की बुनियाद हाली ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद, WG लाइट्स और दूसरे अंग्रेज़ी अफ़सर के ताउन से डाली। किसने डाली? तो अल्लामा हाली ने डाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाली के संवाह का नाम बताइए। हाली के संवाह का नाम बताइए। सवाल नंबर 1 है हयात सादी जो 1886 ईस्वी में शाये हुआ, यादगार गालिब जो कि 1897 में शाये हुआ, और हयात जावेद जो कि 1901 ईस्वी में शाये हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 6 कि मद जज़्र इस्लाम किसकी लिखी हुई तवील नज़्म है? इसका दूसरा नाम क्या है? सवाल क्या है? मद जज़्र इस्लाम किसकी लिखी हुई तवील नज़्म है? इसका दूसरा नाम क्या है? तो हाली की है, यानी कि मद जज़्र इस्लाम किसकी है? तो हाली की लिखी हुई है, और इसका दूसरा नाम मुसद्दस हाली है। मुसद्दस हाली है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुसद्दस किसे कहते हैं? तो 6 मिसरे वाले शेर को कहते हैं। 6 मिसरे वाले शेर को, वो नज़्म जो जिसके अशार 6 मिसरे पर मुश्तमिल हो उसे मुसद्दस कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक़द्दमा शेर व शायरी किसने लिखा? मुक़द्दमा शेर व शायरी किसने लिखा? तो मुक़द्दमा शेर व शायरी हाली ने लिखा। किसने लिखा? हाली ने लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन कि सर सैयद के ख़ास रफ़ीक़ों में किसका शुमार होता है? सर सैयद के ख़ास रफ़ीक़ों में किसका शुमार होता है? तो सर सैयद के ख़ास रफ़ीक़ों में अल्ताफ़ हुसैन हाली का शुमार होता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का शुमार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निसाब में शामिल सर सैयद का बचपन कहाँ से लिया गया है? निसाब में जो शामिल है सर सैयद का बचपन, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो सर सैयद का बचपन हाली की किताब हयात जावेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? हयात जावेद से लिया गया है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कब हुआ? अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कब हुआ? तो हाली का इंतकाल 1914 ईस्वी को हुआ। चलिए अब ड्रामा से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। कह रहे हैं ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी क्या है? ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी क्या है? तो ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है करना। जिसका मानी क्या है? करना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ड्रामा में किसके ज़रिए कहानियों को पेश किया जाता है? ड्रामा में किसके ज़रिए कहानी को पेश किया जाता है? तो ड्रामा में किरदारों, मकालमों और मनाज़िर के ज़रिए कहानियों को पेश किया जाता है। ठीक है? ड्रामा में किसके ज़रिए कहानी को पेश किया जाता है? तो ड्रामा में किरदारों, मुकालमों और मनाज़िर के ज़रिए कहानियों को पेश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे संस्कृत में ड्रामा को क्या कहा जाता है? संस्कृत में ड्रामा को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत में ड्रामा को नाट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाट्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्रामा को ज़िंदगी की नक़ाली किसने कहा? ड्रामा को ज़िंदगी की नक़ाली किसने कहा? तो ड्रामा को ज़िंदगी की नक़ाली अरस्तू ने कहा।
किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा की तकमील का लाजमी चीज़ क्या है या लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर स्टेज है। क्या है? स्टेज है। क्या है? स्टेज है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि ड्रामा के अज्जाए तरकीबी कितने हैं और कौन कौन से हैं? ड्रामा के अज्जाए तरकीबी कितने हैं और कौन कौन से हैं? देखिए ये तो बिल्कुल ही आप अच्छी तरीके से याद कर ले, 100% ये सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। तो ड्रामा के अज्जाए तरकीबी 6 हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो एक है किस्सा, दूसरा है किरदार, तीसरा है मुकालमा, चौथा है ख़याल, पाँचवा है आराइश और छठा है मौसीकी। ये 6 अज्जाए तरकीबी ड्रामा के हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, किस्सा, किरदार, मुकालमा, ख़याल, आराइश और मौसीकी। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 7, ड्रामा के कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है? ड्रामा के कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है? तो ड्रामा के कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इसमें वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाएँ कि बतदरीज यानी आहिस्ता-आहिस्ता नुक़्ता-ए उरूज तक पहुँच सके, नुक़्ता-ए उरूज तक पहुँच सके। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रामा में किस चीज़ को पेश किया जाता है? ड्रामा में किस चीज़ को पेश किया जाता है? तो जवाब, ड्रामा में हक़ व बातिल और खैर व शर की कशमकश, बुनियादी इंसानी अक़दार और समाजी, कौमी व सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। इन सारी चीज़ों को ड्रामों में पेश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उर्दू में ड्रामे का आगाज़ किसके ज़माने में हुआ? उर्दू में ड्रामे का आगाज़ किसके ज़माने में हुआ? तो वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ, जब राधा कन्हैया का किस्सा स्टेज किया जाने लगा था। यानी कब हुआ? तो वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद ड्रामा निगारों के नाम बताएं। तो चंद ड्रामा निगारों के नाम ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने चंद के यहाँ पर जिक्र किया है। इम्तियाज़ अली ताज, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, मोहम्मद मुजीब, मिर्ज़ा अदीब और फजलुर रहमान। ये सभी क्या है? अहम ड्रामा निगारों में शामिल होते हैं। अब प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में हम सभी देखते हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कब और कहाँ पैदा हुए। तो सवाल नंबर 1 है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कब और कहाँ पैदा हुए? तो सवाल उसका जवाब है कि 1902 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? 1902 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? इनकी इब्तिदाई तालीम लखनऊ के लॉरेंटो कॉन्वेंट में हुई थी। लॉरेंटो कॉन्वेंट में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद मुजीब ने बीए कब और कहाँ से किया? बीए कब और कहाँ से किया या किस यूनिवर्सिटी से किया? तो 1919 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख़ में बीए किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जदीद तारीख़ में बीए किया। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन में इनकी मुलाकात किन से हुई? यानी कि प्रोफेसर मुजीब साहब की मुलाकात बर्लिन में किन से हुई, किन शख्सियात से हुई? तो जवाब है, बर्लिन में इनकी मुलाकात डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और डॉक्टर आबिद हुसैन से हुई। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और डॉक्टर आबिद हुसैन से हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद मुजीब को जामिया मिल्लिया के शेखुल जामिया यानी वाइस चांसलर कब बनाया गया? कब बनाया गया? तो जवाब हो जाएगा फरवरी 1926 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? तो 26 फरवरी 1926 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, मोहम्मद मुजीब जामिया के वाइस चांसलर के ओहदे पर कितने दिनों तक कितने सालों तक फायज रहे? कितने सालों तक वो वाइस चांसलर के ओहदे पर रहे? तो इसका जवाब हो जाएगा 24 सालों तक। कितने सालों तक? 24 सालों तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुजीब साहब ने कुल कितने ड्रामे लिखे? उनके नाम बताइए। तो मुजीब साहब ने कुल 8 ड्रामे लिखे। कितने ड्रामे लिखे? 8 ड्रामे लिखे, जिनके नाम ये हैं, खेती, है नी, इनके नाम कौन कौन से हैं? तो खेती है, अंजाम, खाना जंगी, खाना जंगी। अगला है हुब्बे खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश, दूसरी शाम और आओ ड्रामा करें। ये सभी इनके ड्रामे के नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि मुजीब साहब ने बच्चों के लिए एक ड्रामा लिखा, उसका नाम क्या है? मुजीब साहब ने बच्चों के लिए एक ड्रामा लिखा, उसका नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा आओ ड्रामा करें, आओ ड्रामा करें। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, निसाब में शामिल ड्रामा आजमाइश किस वाक़यात पर मबनी है? आपके निसाब में जो शामिल है ड्रामा आजमाइश किस वाक़यात पर मबनी है? तो ये ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीख़ी वाक़यात पर, जो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, उसी विद्रोह के ऊपर इन्होंने ये ड्रामा लिखा है, आजमाइश।
ठीक है नहीं। और इस आजमाइश के अंदर में जो है से भागवती होती है, यानी राम सहाय होते हैं, ये सभी किरदार के नाम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आजमाइश ड्रामा के पहले एक्ट में क्या होता है। पहले एक्ट में क्या होता है तो जनरल बख्त खान और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौज को शिकस्त हो जाती है। जनरल बख्त खान और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौज को क्या हो जाती है, शिकस्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद मुजीब की वफ़ात कब हुई। मोहम्मद मुजीब की वफ़ात 1985 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। 1985 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। चलिए अब सैयद आबिद हुसैन के बारे में हम सभी देखते हैं। कह रहे हैं सैयद आबिद हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए। देखिए मेरे साथियों, मैं बहुत ही फटाफट सवाल का जवाब दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बस आप नज़रें जमाए रहें, आपको बात समझ में आएगी। सैयद आबिद हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए तो जवाब है 1896 ईस्वी को भोपाल में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, 1896 ईस्वी को भोपाल में पैदा हुए। चलिए अगला क्वेश्चन, सैयद आबिद हुसैन कहाँ के रहने वाले थे। देखिए पैदा भोपाल में हुए बट वो कहाँ के रहने वाले थे तो वो दाईपुर ज़िला फ़र्रुखाबाद के रहने वाले थे। दाईपुर ज़िला फ़र्रुखाबाद के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सैयद आबिद हुसैन के वालिद का ताल्लुक़ किस घराने से था। सैयद आबिद हुसैन के वालिद का ताल्लुक़ किस घराने से था तो इनके वालिद का ताल्लुक़ लखनऊ के एक तालुकादार घराने से था। किससे था, तालुकादार घराने से था। चलिए अगला क्वेश्चन, इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से बीए पास किया। इन्होंने यानी सैयद आबिद हुसैन ने किस यूनिवर्सिटी से बीए पास किया था। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए पास किया। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को प्रयागराज यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रामा आबिद हुसैन किस मौजू में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है नहीं, यानी किस मौजू पे उन्होंने किया था तो वो फ़लसफ़ा में इन्होंने क्या किया था। जवाब है फ़लसफ़ा में। सॉरी एक सेकेंड, हाँ देखिए सवाल देखिए, डॉक्टर आबिद हुसैन ने किस मौजू में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की तो फ़लसफ़ा में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। चलिए अगला क्वेश्चन, आबिद हुसैन का पहला अफसाना कौन है और कब लिखा गया। तो आबिद हुसैन का पहला अफसाना पर्दाए गफलत है जो 1926 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया, 1926 ईस्वी में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुद नविश्त का तर्जुमा किस नाम से किया। देखिए ये सवाल को गौर से देखना है कि आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुद नविश्त का तर्जुमा नाम से किया है तो खुद नविश्त का तर्जुमा तलाश हक के नाम से किया है। किस नाम से किया है, तलाश हक के नाम से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा किस नाम से किया, यानी जवाहरलाल नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसका तर्जुमा इन्होंने किस नाम से किया है तो इन्होंने उसका तर्जुमा तलाश हिंद के नाम से किया है। तलाश हिंद के नाम से किया है। चलिए और आखिरी सवाल के जवाब देखते हैं के निसाब में शामिल चोरी और उसका कफ़ारा किससे माखूज़ है। तो निसाब में जो शामिल चोरी और उसका कफ़ारा गांधी जी की आप बीती के उर्दू तर्जुमे से माखूज़ है, यानी उनकी जो आप बीती है गांधी जी की खुदनविश्त उसी से माखूज़ है। और वो कौन है, तलाश हक के से माखूज़ है। तो मेरे साथियों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये आज का ये जो सीरीज़ है बहुत कम टाइम में मैंने लगभग 60-70 सवालात मैंने हल किए है नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बस बने रहे अगले पार्ट के लिए। और अगला सीरीज़ मैं इंशाल्लाह कल डालूँगा। आप सभी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर सकूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।